दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पहले आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित एक वीडियो देख चुके होंगे, उसका नोट्स बना चुके होंगे। उसका शेष भाग यानी पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, काव्य से संबंधित, कविता संबंधित कौन कौन से पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कथन कहा है, उसका पूरा डिटेल मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसके बाहर कोई प्रश्न जाना ही नहीं है। 2 वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा और इसका नोट्स आप तैयार कर लें। तो यह मैं अपने हाथ से लिखा हुआ ये बनाया हूँ पीडीएफ, और उसके बाद से इसको आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसको टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे चीज़, वहाँ कंटेंट पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक भी वहाँ देता रहता हूँ। जो मेरे पास वीडियो हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, उसको भी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। इस तरह से कई एंगल से आपकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि यह 2022 का एग्ज़ाम आपकी मुट्ठी में हो। आप अब ये यहाँ पछतावा न रहे कि पिछले परीक्षा में अगर आप 1-2 नंबर से या 4-5-6 क्वेश्चन गलत होने से आपका सिलेक्शन रुक गया है, तो यहाँ से कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैं डीपली क्वेश्चन को दे रहा हूँ। पाश्चात्य काव्यशास्त्र देने का मेरा उद्देश्य यही है कि टीजीटी में भी अब उसका पेपर का पैटर्न बदल चुका है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से दिए जा रहे हैं, जो कि हम लोग छोड़ देते हैं और वहाँ से दिक्कत हो जाता है, सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं। तो देखिएगा, इसकी तैयारी बढ़िया से करिए। काव्यशास्त्र के संबंध में अरस्तु का जो कथन है, देखिए अरस्तु का क्या कहना है कि काव्य का प्रयोजन, एक काव्य का प्रयोजन आनंद है। अगर प्रयोजन की बात की जाए, काव्य का प्रयोजन क्या है? आनंद है। या अरस्तु का कथन है। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिए। वर्ड्सवर्थ थोड़ा सा गलत है क्योंकि आसमानी रो ये इस पर होना चाहिए, स्व पर होना चाहिए। इसको आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आई स्लिप होने के नाते कभी कभी गलत हो जाता है, तो इसको मैं सुधार नहीं किया, आप इसको सुधार, इतना तो समझदार आप ये हैं। आगे देखिए, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ और, या कुछ नहीं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। वर्ड्सवर्थ का ये भी कथन है कि प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है और ये चाहते हैं कि, इनका कहना है कि मैं चाहता हूं या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं समझा जाऊं, माने मुझे केवल और केवल शिक्षक के नाम से ही जाना जाए। आगे देखिए, स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन अक्सर पूछा जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो वर्ड्सवर्थ हैं और कोलरिज, ये दोनों लोग मिलकर के ये इसको किए हैं, इस आंदोलन को चलाए हैं। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, वो स्वयं काव्य बन जाता है। बहुत अच्छा कथन है, किसका है? कोलरिज का है। ठीक है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है। एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे जो अगर मैं कहूं दुर्लभ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अंत तक आप देखिए और एक से एक चीज आप पाएंगे कि लगेगा यार ये तो और कहीं शायद ही मिल सकता है। मैं मेहनत किया हूं मित्रों, मेरी मेहनत का फल है ये, तो इसको जाया मत जाने दीजिए। मैं बहुत किताबों का कलेक्शन लेकर के मैं नोट्स बनाया हूँ, ऐसे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं इसको चाहता तो पीडीएफ बना लेता, लेकिन आपको जल्दी मोबाइल, आपको ये क्या कहते हैं, वीडियो देना था, इसलिए मैं इसका पीडीएफ नहीं तैयार कर पाया। सीधे मैं डायरेक्ट अपने नोट्स से अपना वीडियो बनाकर डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो इसको मैं टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ, केवल हाथ से लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हैं कि मेरे मेहनत का फल है। आगे देखिए, ये कोलरिज का है। ये कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक ये भी कोलरिज हैं। ध्यान दीजिएगा, कल्पना सिद्धांत प्रश्न बन सकता है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक अक्सर पूछा जाता है, जिसे देखिए अभिव्यंजनावाद तो पूछा ही जा चुका है, इसके पहले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप ये मत सोचिएगा कि टीजीटी में नहीं पूछा जा सकता है। भले ही टीजीटी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है सिलेबस में, लेकिन पूछा जा रहा है। विश्वास कीजिए, पूछा जा रहा है। पिछला परीक्षा जो लोग देखे होंगे, दिए होंगे, वो समझ सकते हैं मैं जो कह रहा हूँ कितना प्रामाणिक रूप में मैं कह रहा हूँ। ऐसे मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। यह किसका कथन है? क्रोचे का कथन है। और इसे अतिव्याप्ति दोष भी इसमें है, अतिव्याप्ति दोष भी इसमें कहा जा सकता है कि प्रत्येक अंतः प्रज्ञा क्या है? कला है।
1948 का नोबेल साहित्य मिला था, यह भी एक प्रश्न बन सकता है। 1948 का नोबेल साहित्य किसे मिला हुआ था? तो इलियट को मिला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। बहुत अच्छा कथन है ये, किसका है? इलियट का। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है, ये इलियट का कथन है। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है, यह भी इलियट का ही कथन है। आगे देखिए, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता यानी भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा, यह भी इलियट का ही कथन है। अगला कथन देखिए, काव्यानुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता, यह किसका कथन है? रिचर्ड्स का कथन है। ठीक है ना, ये आसमानी र स पर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। आगे देखिए, आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता, इलियट का कथन है। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। अगला कथन देखिए, आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह कि काव्य क्या है और दूसरा यह कि क्या यह अच्छी कविता है। यह कथन किसका है? इलियट का। निर्वैयक्तिकता तो कई बार पूछा जा चुका है। निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इलियट है। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इलियट है। यह पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, मेरे विचार में आलोचना, ऊपर थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, यह किसका कथन है? ये रिचर्ड का कथन है। ये किसका कथन है? ये भी रिचर्ड का कथन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका कथन है, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? हाँ, आलोचना, एक मिनट, हाँ यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद देखिए, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। हाँ, आलोचना के दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह भी पढ़ चुके हैं। निर्वैयक्तिकता हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ देखिए, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। क्या है? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह इलियट का कथन है। किसका कथन है? इलियट का कथन है। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है आपका रिचर्ड का कथन ये भी है। ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद है, देखिए, आलोचना मनोविज्ञान की शाखा है। क्या है? आलोचना मनोविज्ञान की शाखा है, यह रिचर्ड का कथन ये भी है। अगला कथन देखिए, मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? रिचर्ड हैं। अगला कथन देखिए, विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा की संतुष्टि की क्षमता मूल्य है, यह किसका है? रिचर्ड का कथन है। रिचर्ड का यह कथन है कि रिचर्ड के अनुसार भाषा के दो रूप हैं, वैज्ञानिक और रागात्मक। वैज्ञानिक और रागात्मक भाषा के दो रूप हैं, यह कथन किसका है? रिचर्ड का है। आगे देखिए, आलोचना का चरम लक्ष्य संप्रेषण है, यह रिचर्ड का है। आप देख रहे हैं कि लगभग जितने भी विचारक का महत्वपूर्ण कथन है, मैंने एक विचारक का चाहे जितना कथन है वो सारा कथन मैं एक साथ आपको दे दे रहा हूं, ताकि उससे संबंधित कोई भी कथन अगर आए तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आगे देखिए, इन डिफेंस ऑफ पोएजी के लेखक कौन है? शेली हैं। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन है? जोला हैं। आगे देखिए, हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, हिंदी में प्रमुख प्राकृतवादी लेखक कौन कौन है? तो पांडे बचन शर्मा उग्र हैं, ऋषभ चरण जैन हैं।
आगे देखिए, हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में किया है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा। हिंदी समीक्षा में बिंब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में किया है। हिंदी में आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो प्रेमचंद है। आलोचनात्मक आख्या के रूप में यथार्थवाद का प्रथम प्रयोगकर्ता प्रेमचंद। ठीक है, आगे देखिए, यथार्थवाद और आदर्शवाद के लेखक कौन है? यथार्थवाद और आदर्शवाद के लेखक जो हैं ये कौन है? आप ध्यान दीजिए, यह है जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही। इसके बाद फिर जल्द ही आपको फिर एक नई वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, कुछ नई चीज़ें मिली कि नहीं मिली, आप हमें अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और ये हम लोग को संबल प्रदान करता है कि हम किस दिशा में चलें, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, या अगर कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो भी, अगर ख़राब लग रहा है तो भी आप कमेंट करते हैं तो हम लोग सुधार करने का मौका मिलता है। ठीक है ना। तो जो कुछ भी है बस आप तैयारी करते चलें, और जिस तरह से आप चैनल को प्यार कर रहे हैं निसंदेह आपके हम आभारी हैं, और जिस तरह से आप हमें एक संबल प्रदान कर रहे हैं, आप बहुत महान हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।